शिक्षक बनने की राह पर चलने वाला व्यक्ति राजनीति में कैसे आ गया? तो सेकंड जेपीसी भी मैंने निकाली थी, इंटरव्यू तक हम लोग गए थे। जनता के प्रतिनिधि को भी अब 4 साल में यदि बोलने नहीं दिया जाए तो इससे ज्यादा और क्या दुर्भाग्यजनक हो सकता है, और इससे ज्यादा लोकतंत्र की हत्या और कैसे हो सकती है। साइंस मैंने लिया था तो 12वीं फेल हो गया। फिर मैंने जेपीएससी सेकंड क्वालिफाई भी किया, मैंने टीचर भी बना, बीएड भी किया। मैं भी जब राजनीति करता था तो पिताजी का एटीएम मेरे पास होता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईडीटीवी इंद्रधनुष और मैं हूं दयानंद राय। वो और होंगे जो औरों के बनाए होंगे, हमने तो अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखी है। तो किसी शायर की ये पंक्तियां झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी पर सटीक बैठती है। अमर बावरी जी ने अपनी राजनीति में पहचान अपने दम पे बनाई है और अपने फैसलों से उसे सही साबित किया है। 2004 में जब पहली बार उन्होंने चंदनकारी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा तो उन्हें हार मिली, लेकिन 2014 में फिर वो जीते और 2019 में भी जीते और 2 दफा विधायक है। वर्तमान में झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। तो अमर बावरी जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपने जो पढ़ाई की वो टीचर बनने के लिए की थी, आपने विनोबा भावे से बीएड भी किया, तो एक शिक्षक बनने की राह पर चलने वाला व्यक्ति राजनीति में कैसे आ गया? शिक्षक तो मैं बन चुका था। हाँ। 2009 की जो वैकेंसी निकली थी टीचर की, उसमें हम बहाल हो गए थे और सोनाडी हाई स्कूल टीचर में मेरी बहाली हुई थी। राजनीति में संयोग से आना हुआ था, क्योंकि मैं चंदन क्यारी का बॉर्न हूँ। चंदन क्यारी अपना मातृभूमि है। वहाँ से पढ़ाई लिखाई के लिए पिताजी चूंकि पुलिस में सर्विस करते थे, जमशेदपुर में थे, तो केजी से पीजी तक की पढ़ाई वहीं हुई। 2000 में जब झारखंड अलग राज्य बना तो चंदन क्यारी जब आना जाना होता था, उस समय कॉलेज में पढ़ाई करते थे, तो लोगों में यह विषय को लेकर के मर्मरिंग होता था कि भाई चंदन क्यारी को प्रतिनिधित्व करने वाला कोई पढ़ा लिखा एक अच्छा लड़का यदि रहे, क्योंकि वो रिजर्व सीट है, तो चंदन क्यारी के लिए अच्छा होगा। इसी दरमियान स्वर्गीय दादा समरेश सिंह जी से, चूंकि वो भी वहीं के चंदन क्यारी के ही निवासी हैं, बोकारो की राजनीति करते थे, तो उनका क्षेत्र रहा है, तो उनके संपर्क में आए। उन्होंने मुझे राजनीतिक सक्रियता करने के लिए कहा और फिर राजनीति में सक्रिय है उन्हीं के पार्टी से, उन्हीं के जो पार्टी थी झारखंड वनांचल कांग्रेस, उसी से उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, 3रे पोजीशन पे रहा। फिर दादा के साथ ही करियर आगे बढ़ा, लेकिन एक बार हारने के बाद कहीं मन में यह विषय था कि भाई परिवारजनों के लिए, या कभी जब आगे परिवार बढ़ेगा, शादी हो जाएगी, राजनीति एक बहुत ही डिफिकल्ट क्षेत्र है और इसमें हर कोई कामयाब होता है ऐसा होता भी नहीं है। तो कहीं जीवन जो है वो अधर्म ना लटक जाए और राजनीति में सिर्फ एक ऐसा रह करके कार्यकर्ता बन करके, या फिर जो आजकल लोग करते हैं उसी को व्यवसाय बनाने के लिए बहुत तरह के काम, वो नहीं हो सकता था हमसे। तो हमने पढ़ाई को अपना कंटिन्यू ही रखा था। फिर पीजी भी किया हम लोगों ने और फिर बीएड भी किया, इस लिहाज से कि जब बीएड करने के बाद हम लोग नहीं होगा तो अपने परिवार को संभालने के एक हमको पेशा मिल जाएगा, इस लिहाज से उसको किया था। फिर सेकंड जेपीसी भी मैंने निकाली थी, इंटरव्यू तक हम लोग गए थे, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसी दरमियान हुआ था, मैंने पहला चुनाव लड़ने के बाद ही। फिर 2009 के चुनाव के समय उसके बाद सिलेक्शन भी हुआ था। राजनीति में रम गया था और 2 बार चुनाव लड़ने के बाद माहौल ऐसा था कि 3री बार जीतने के लिए बहुत अच्छा समय आ गया था। लोग कह रहे थे कि इस बार आपको मिलना चाहिए मौका। दादा समरेश सिंह ने भी कहा कि आप मत नौकरी ज्वाइन करो। बाबूलाल मांडी जी ने भी उस समय कहा था कि नौकरी ज्वाइन करके क्या करेगा, अगले बार चुनाव में आप जीतोगे, ऐसा करके उन्होंने सब लोगों ने आश्वस्त किया। तो मैंने भी फिर नौकरी वाला जो मामला है उसको छोड़ दिया था। और 2014 में फिर जनता का, चंदन क्यारी जनता का भरपूर प्यार आशीर्वाद मिला और 84,000 मत मिले, 40-42 हजार वोटों से मैं अंतराल से जीता हूँ। चंदन क्यारी के लिए भी एक इतिहास रहा है, एक रिकॉर्ड रहा है। तो ये आसान तो नहीं था राजनीति में आना, एकदम आपका बैकग्राउंड भी नहीं था, पिताजी पुलिस सेवा में थे, तो किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कोई बैकग्राउंड नहीं था
और चूंकि मैं पढ़ा लिखा जमशेदपुर में था, इसलिए मेरे सारे दोस्त बाल्यकाल से लेकर सब जमशेदपुर में थे। चंदन क्यारी में कोई दोस्त नहीं था। तो मैंने चंदन क्यारी में अपने जो कुटुंब है, मैंने अपने जो रिश्तेदार है, मैंने अपने पिताजी और चचा और भाई सब जो लोग रहते हैं, और अगल बगल जितने भी हमारे फुआ फूफी जितने भी रिश्तेदार हैं, किसी का बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं था। तो मैंने शून्य से शुरू किया था। समरेश दा का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा था। फिर वहाँ के जितने भी लोग जुड़ते गए, मिलते गए, अच्छे लोग मिले, सब लोगों ने भरपूर सहयोग किया। और चंदन क्यारी के लिए कुछ करना था। तब तक मेरे मन में, और राजनीति में जब सक्रिय हुए तो एक विषय हमेशा से मन के अंदर प्रेरणा देने लगी कि भाई चंदन क्यारी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ काम करने के लिए बहुत कुछ है। इस चंदन क्यारी के बेहतरी के लिए अगर यदि मुझे मौका मिले तो अपने जीवन का सर्वस्व निछावर करने की मैं कोशिश करूंगा। और मुझे खुशी है कि चंदन क्यारी में आज हम जब यहाँ बात कर रहे हैं तो चंदन क्यारी एक ऐसा क्षेत्र है, जब बाप दादाओं ने चंदन क्यारी का नाम चंदन क्यारी रखा तो उसकी चंदन की खुशबू आज आप देखे होंगे कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने केबीसी के प्रश्न में पूछते हैं कि भाई चंदन क्यारी में जो छाव नृत्य रखा गया है, वो मैंने जो नाट्य शैली संगीत अकादमी के द्वारा जो रखा गया है वो किस डांस फॉर्म के लिए किया जाता है। तो छाव का मैंने अनुसंधान केंद्र बनाया था, तो उसकी ख्याति जो है वहां से बहुत बड़े स्तर पे फैल रही है। भैरव स्थान भी है। आज चंदन क्यारी में अगर हम कहें तो पावर का सब ग्रिड है, इंजीनियरिंग कॉलेज एक है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है, अपना जो है एक अच्छा अटल विवेकानंद अटल स्मृति उद्यान एक पार्क है, और चंदन क्यारी के सारे कनेक्टिविटी रोड हो। जब मैं जीता था तब 63 गांव में बिजली नहीं थी, सारे गांव में बिजलियां हैं। 5 सब स्टेशन भी हम लोगों ने बनाए हैं और पावर का सब ग्रिड भी चालू हुआ है। तो एक तरह से चंदन क्यारी का अपलिफ्टमेंट के लिए चंदन क्यारी की ख्याति नाम सब जगह है। भैरव स्थान के महोत्सव कराए थे हम लोग, तो उससे भी ख्याति है। और अपने पूरी ताकत के साथ हम लोगों ने चंदन क्यारी को संपोषित करने का काम किया है। और मुझे खुशी है कि जो चंदन क्यारी आज से 9 साल पहले एक पिछड़ा चंदन क्यारी के रूप में जाना जाता था, उसी चंदन क्यारी का उदाहरण आज बाकी लोग देते हैं। तो ये जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो विधायक है जेपी पटेल जी का नाम चल रहा था, अचानक 23 अक्टूबर को आपको बना दिया गया, तो ये कैसा अनुभव लगा उस समय की? क्या आप सोचे थे कि आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी में? ये भाजपा ही में ही हो सकता है। जब से हम लोग भाजपा में जुड़े हैं, इस बात का हम लोगों ने अनुभव किया है कि एक ऐसी मात्र पार्टी है जो सबके साथ सबके विकास का जो मूल मंत्र मोदी जी ने दिया उसको चिरतार्थ भी करती है। और हम कहें तो बाकी जितनी भी पार्टियां हैं उसमें शीर्ष पदों को पाने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि ईश्वर आपको उनके घर में उनके वंश में पैदा करे। अगर उनके घर उनके वंश में पैदा नहीं होंगे तो आप शीर्ष पद को नहीं प्राप्त कर सकते। भारतीय जनता पार्टी है जहाँ चाय बेचने वाला भी मुख्यमंत्री बन सकता है और मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता भी नेता प्रतिपक्ष बन सकता है। एक राजकुमारी, चूंकि पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बहुत मजबूत है, जितने भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें लोकतांत्रिक पद्धति को ज्यादा महत्व दिया जाता है। विधायकों की राजकुमारी हुई थी और माननीय विधायकों ने मुझे अपना पक्ष दिया था और उसी राजकुमारी के माध्यम से ही रिजल्ट बाहर आया और एक दायित्व मिला। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी के अंदर ईमानदारी के साथ जो काम करने का एक फल होता है, पार्टी की दृष्टि जो आती है और जो अपने माननीय विधायकों ने जिसको पसंद किया और सभी लोगों ने मिलकर के जो एक दायित्व दिया है उसके निर्वहन के लिए जितनी ताकत लगा सकते हैं लगाने का काम करेंगे। और इतना तो जरूर है कि आज जिस पद प्रतिष्ठा में हम खड़े हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, चाहे आदरणीय मोदी जी हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, चाहे बाबूलाल मांडी जो संगठन महामंत्री जो और अपने माननीय विधायक गण हो, उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा है। और मैं कह सकता हूँ इससे पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर हमारे 50 लाख से ज्यादा जो संख्या है और बाकी तमाम लोगों में उसमें भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और सभी लोग बड़े उत्साहित है। और आज मैं उसी एक कार्यक्रम में निरसा जा रहा हूं जहां बड़ी संख्या में लोग अभिनंदन के कार्यक्रम रखे हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो जिम्मेवारी आपको मिली है, कैसी चुनौतियां आपके सामने आप देखते हैं, क्या क्या करना चाहिए बतौर नेता प्रतिपक्ष? देखिए, तो जो 4 साल जो इसका टर्म को लोगों ने वैकेंट रखा है वर्तमान सरकार ने और 1 साल में अभी जब आए हैं तो इस 5वीं विधानसभा
विधानसभा सत्र का उत्तरार्ध है और हमने देखा कि आखिरी शीतकालीन सत्र भी हम लोगों को मिला। जितना हम लोग इस सरकार की खामियां हैं, जितनी कमियां हैं, उसको सदन के माध्यम से जनता के बीच में रखने का जो मौका मिलना है उसको हम लोग करते हैं। लेकिन चूंकि अब सेशन चुनावी वर्ष है, सेशन की संख्या कम होगी, दिन भी कम होंगे, ऐसे भी सरकार जो है सेशन और इन सारी चीजों से भागने का प्रयास करती है, अपने को बचाने का प्रयास करती है। इसके बावजूद जितनी संवैधानिक ताकतें अपने को प्राप्त है उसके माध्यम से सरकार के जो भी कारस्तानियां हैं उसको जनता के सामने लाना, इसके पोल पट्टी खोलना, जो हम लोग लगातार कर रहे हैं, उसको और ज्यादा प्रभावी बना करके जनता के बीच में रखने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी का चूंकि ये सरकार जो है पूरी तरह से एक तरह से पूरे व्यवस्था को खोखला बना दिया। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता के सामने इस सरकार की तमाम कारगुजारियों को लेकर के आने में जितनी भूमिका निभा सकते हैं वो तो एक चुनौती है, लेकिन उसको हम लोग पूरा करेंगे। हेमंत सरकार का आरोप है कि पूर्व की जो रघुवर सरकार थी उसने झारखंड का खजाना खाली कर दिया। आप उस सरकार में मंत्री भी थे, कैबिनेट में थे, तो इन आरोपों को कैसे देखते? क्या सच में ऐसी बात है? एक आंगन नाचन न जाने आंगन टेढ़ा, एक कहावत है। जब आप खुद असफल होते हैं, अयोग्य होते हैं, अक्षम होते हैं, तो दूसरों के ऊपर शहर में जो है आप मरते हैं। आपको याद होगा जैसे ही सरकार अपनी गई और इनका गठबंधन का सरकार आया, इन्होंने कहा कि खजाना खाली है और पीत पत्र इन्होंने जारी किया और बताया लोगों को, जो भाई बहाना वहां से खोजना चालू किया। हम लोग चला रहे थे, अच्छी तरीके से चला रहे थे, अब सारा काम तेज गति से चल रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो मुझे सौभाग्य मिला था राज्य की तरफ से जाकर के पूरे देश के अंदर 1 नंबर स्टेट होना था झारखंड, उसमें उसका प्राइज लेने के लिए, अवार्ड लेने के लिए। उस सरकार से अचानक जैसे ही आई तो इन्होंने इतना बड़ा वायदा और इतना किया था, उससे बचने के लिए कुछ करना था, काम तो करना नहीं था, भ्रष्टाचार ही करना था लक्ष्य में, तो उन्होंने वहां से रोना चालू किया। फिर बजट जो है सरेंडर होने लगी। बजट का काम आज भी आप देखेंगे तो अभी जितना बजट आया है उसका 30% भी बजट इन्होंने खर्चा नहीं किया है। केंद्र सरकार जो पैसे आ रहे हैं वो पैसों का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा है, यूटिलाइजेशन का सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, उल्टे कहता है कि केंद्र सरकार जो है पैसे रोक दी है। आप पैसों को खर्च नहीं करेंगे। आपको याद होगा एक बहुत वायरल हुआ था, गडकरी जी ने कहा था, माननीय जो अपने मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि जब मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, आप प्रपोजल लेकर के आओ। जब केंद्र सरकार आगे बढ़ करके आपको देने का कोशिश कर रही है तब आप ले नहीं पा रहे हैं। ये आज आप इस विधानसभा सत्र में जो देखे होंगे, शीतकालीन सत्र में जो इन्होंने अनुपूरक बजट लाया, इसमें सूद का पैसा लेने के लिए अनुपूरक बजट लेकर के, उसमें जो कंपोनेंट है सूद का पैसा है, जबकि आपको मालूम है जो भी सूद का पैसा ईयरली आप उसकी गणना कर सकते हो, वो कोई अप्रत्याशित कुछ नहीं है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई आगे पीछे हो गया जो भाई हम उसका ठीक से गणना नहीं कर सके, तो आप उसकी गणना भी नहीं ठीक से कर रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था को कैसे इन लोगों ने खोखला किया है और पूरा जो सिस्टम है, जो सरकारी जो तंत्र है, वो किस तरह से झारखंड के विकास के लिए, झारखंड की संभावना या झारखंड के मुद्दों को लेकर के या झारखंड के बेहतरी के लेकर काम नहीं कर रही। वो सिर्फ काम कर रही है अपने और अपने लोगों के लिए, जो भ्रष्टाचार के माध्यम से अपना जो है कुनबा और अपना जो है तिजोरी भर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो भी उनका वक्तव्य है वो पूरी तरह से अपने फेल्योर को छिपाने के लिए, अपना दोष दूसरे के सर पर मरने के लिए तैयार है। और मैं झारखंड की जनता को कहना चाहता हूँ कि इनसे नहीं हो पाएगा। आप लोग वापस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जनता की सरकार बनाइए। ये जो खजाना खाली होने का रूना लूर रहे हैं, उस खजाने को भर करके इन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से उस खजाने को खाली कर दिया है। उस खजाना को भर करके झारखंड को आगे बढ़ाने का काम, एक ऐसा झारखंड जो हमारे शहीदों के सपनों का झारखंड हो, जो अपने अटल बिहारी वाजपेयी का झारखंड हो, सपनों का झारखंड हो, उसको हम लोग बनाएंगे। भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आप दलित समाज या जो अनुसूचित जाति समाज है उनकी क्या समस्या है देखते हैं और उनको दूर कैसे किया जा सकता है? क्या फाइंडिंग्स है आपका? 50 लाख की आबादी है अनुसूचित जाति समाज का और 22 उपजाति है, सब कास्ट है। और मैं देखता हूं कि झारखंड के राजनीति में दलितों को कभी विमर्श का केंद्र नहीं बनाया गया था।
जब भी यहाँ बात होती थी तो बाकी सब लोगों की बात होती, दलितों को कभी बात ही नहीं करता था। 12-13% जो भी है, 14% जो है, उनकी कोई बात नहीं करता। पहली बार दलित विमर्श में आया है झारखंड की राजनीति में। नेता प्रतिपक्ष जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बुलाया, तब से जाकर के आप देखेंगे जब लोग इसको देख रहे हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी का पहले का वक्तव्य सुनिए, आज से 1-2 साल पहले का, 1 साल भी पहले का वक्तव्य, वो दलितों को अपने भाषणों में, अपने संवाद में, अपने इसमें नहीं जोड़ते थे। जब से हम लोग इधर अनुसूचित जाति मोर्चा का, जब उसे प्रदेश अध्यक्ष का मिला मौका, और जब से हम लोगों ने इस सारी चीजों को उठाना चालू किया, कई एक दलित अत्याचारों के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई आन ली, सड़क पे भी लड़ाई लड़ी। अपना महादलित तुरी परिवार का जमीन अपना छीन लिया गया था चिरोडी जामताड़ा में, उनको वापस दिलाया। अभी वो मोरू मातो में जो है मुसार परिवार जो है वो अपना घर और अपनी जमीन से वंचित पड़ा हुआ है। देबू तुरी की हत्या हो या फिर संजय का यहाँ पे जला करके मार देना हो, कई घटनाओं में हम लोगों ने सड़कों तक आंदोलन किया, खूब मजबूती के साथ लड़ा। इस राज्य सरकार को हम लोगों ने बैकफुट पे लाने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार जो है ये पूरी तरह से दलित के विरोधी है। आज टेक्निकल रूप में देखेंगे तो जो राज्य का मंत्रिमंडल है उसमें एक भी दलित का प्रतिनिधि नहीं है। सत्यानंद भोक्ता जी दलित के रूप में वहां शामिल थे, वो चुने निर्वाचित हुए हैं, लेकिन उनका कास्ट अपग्रेडेशन हो गया है, वो अब एसटी में चले गए हैं और अनुसूचित जनजाति में भोक्ता समाज को अब उसमें सूचीबद्ध कर लिया गया है। तो टेक्निकली वहां नहीं है। अनुसूचित जाति आयोग का गठन पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने ही किया और हम लोगों ने जो है उसमें अपना जो है अध्यक्ष भी बनाया, काम भी चालू हुआ। लेकिन अभी 4 साल होने जा रहे हैं, 3 साल होने जा रहे हैं, 4 साल हो गए इस सरकार के अंदर, तो 4 साल हो गए, उस आयोग का गठन तक नहीं किया। तो इन सारे विषयों को लेकर के दलितों के, चाहे रोजगार का विषय हो, चाहे उनके जीवन को अपग्रेडेशन का विषय, उनका जो है अपलिफ्टमेंट एजुकेशन के रूप में भी अगर देखें तो उसमें भी सरकार भेदभाव करती है। कई एक जन कल्याणकारी योजनाओं में भी सरकार उनके साथ भेदभाव करती है। कई योजनाओं में जो है वो ट्रांसपेरेंसी जो है ढंग से नहीं रखती है। इन सारे विषयों को लेकर के जब हम देखते हैं तो अभी भी रोजगार उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, एडुकेशन उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। कई एक जिलों में जो है उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, जिसके कारण जो है लोग नियोजित भी हो रहे हैं, लेकिन नियोजित होने के बाद भी कास्ट सर्टिफिकेट सरकार नहीं बना के दे रही है, इसलिए उनका नियोजन जो है रद्द हो जा रहा है। तो सारे विषय हैं जिसको लेकर के बहुत आशान्वित है लोग, और मैं भी बहुत आशान्वित हूँ कि जो मौका मिला है उस मौके का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा करके या ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ उठा करके लोगों की इन समस्याओं का समाधान हम लोग कर सकें। पंकज यादव ने एक याचिका दायर की थी, उसमें बताया कि आपके अलावा जो है 5 लोग, उनकी संपत्ति में जबरदस्ती इजाफा हुआ है। 2014 में 2019 में आपका जो 7.33 लाख था वो लगभग 90 लाख हो गया 2019 में। तो ये आरोप जो लगता है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव जैसे ही संपन्न हुआ और सरकार जैसे गई, एक पीएल दायर किया गया 5 विधायक, वो सेलेक्टिव कारणों से दायर किया गया। मजेदार बात यह है कि आज तक वो मामला जो है ना कोर्ट में डिफेक्ट पड़ा हुआ है, डिफेक्ट में ही पड़ा हुआ है। ऐसे हजारों केस है, हजारों लोगों के केस है, पीएल में डिफेक्ट पड़ा हुआ है। और इन केसेस करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, ये भी झारखंड की राजनीति में या झारखंड के आबोहवा में कोई छिपा हुआ विषय नहीं है, कोई गूढ़ रहस्य नहीं है। सब लोग जानते हैं जिस तरह के पीएल और इस तरह की कार्रवाई करने के पीछे की मंशा क्या होती है। वहाँ लोगों को न्याय दिलाने का मंशा होता है कि वहाँ कुछ अपना हिडन है। तो स्वाभाविक रूप से अगर मान लीजिए कोई संपत्ति अगर तो वो उसको स्वाभाविक रूप से देखते हैं उस विकास को। आप इसको 7.33 लाख से आप इसको ऐसा समझिए कि 2014 के पहले मैं एक बेरोजगार था। मैं एक बेरोजगार था जहां मेरा आजीविका का कोई साधन नहीं, मैं पूरी तरह से राजनीतिक कार्य करता था, इनकम का कोई हमारे पास नहीं था। 2014 में जो मेरी थोड़ी बहुत पैतृक संपत्ति थी, वो पैतृक संपत्ति का एवोल्यूशन हम लोगों ने दिखाया था 2014 में। आप 2009 में भी देख लीजिए, 2005 में भी देख लीजिए। 2019 में जब मैं अपना दायर करने के लिए गया तो मेरा 1,60,000 से ज्यादा वेतन मेरे इसमें आता था, अपना खाता में आता था। तो करोड़ों रुपए जो है वो तो मेरे बैंक अकाउंट में बकायदा जो है मेरा सैलरी का पैसा है। प्लस मैंने गाड़ी लिया था इसमें इंस्टॉलमेंट में,
और जो पैतृक संपत्ति थी उसका उस समय का मार्केट वैल्यू को दिखाना था। तो जो 1 रुपया लिया है उसका मार्केट वैल्यू की गणना की गई, चंदन कैरी का थोड़ा सा विकास हुआ था तो मार्केट गणना में थोड़ा सा बढ़ गया, वही पैसा, कुछ नया एड ऑन कुछ नहीं है। तो आप जहाँ कमाई आपका शून्य है वहाँ 100 रुपया भी जाता है तो 100% बढ़ोतरी तो दिखती ही है। जब 1 रुपया जहाँ 1 पैसा नहीं था वहाँ 100 रुपया हो, तो मेरा सैलरी का पैसा, और मैं वो सारी चीजें मैंने कुछ छिपाई थोड़ी है, मैंने तो दिखाया है। अगर यदि मैं छिपा लेता और आप कहते जो संपत्ति उनके पास है, और अब जांच तो सरकार कर रही है। मेरा ये कहना था कि भाई एक डिफेक्ट पड़े हुए चीज को आज जो है सरकार जो है उसको उठा करके एक राजनीतिक द्वेष के कारण, क्योंकि हम लोग बोलते हैं तो लोगों को पसंद नहीं आता है, तो आजकल राजनीति में लोग आवाज दबाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो उन लोगों ने इस तरह से किया है, जांचें चल रही है, हम लोगों ने बड़ा जांच कर लीजिए। आपको दूध का दूध पानी का नहीं होना चाहिए, जब विषय सामने आया है तो जनता के सामने उसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। शीत सत्र पर आपने बाबूलाल मरांडी जी को न बोलने देने का मामला उठाया था, तो इसके पीछे क्या कारण था? 4 साल हो गए हैं और एक प्रतिनिधि के रूप में बाबूलाल मरांडी जी को नाम बोलने दिया जाना ये कहीं से भी लगता है जो लोकतंत्र और संवैधानिक के व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, पूरी तरह से प्रतिकूल व्यवस्था है। आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं, उनकी बातों से आपको डर लग रहा है, उनके प्रेजेंस से आप खौफ खा रहे हैं। पहले एक मामला आप इस बात को देख रहे थे कि भाई नेता सदन के रूप में हम लोग, नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम लोगों ने उनकी मान्यता दे करके भेजी थी, आप नहीं दे रहे थे, आप अपने कोर्ट में चला रहे थे, इसलिए आप जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ये बात तक नहीं समझ आ रही थी। लेकिन अब जब नेता प्रतिपक्ष की घोषणा हो गई और वो माननीय एक विधायक है जो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं राजधनवार में, जिसमें 3-4 लाख की जनता है, और एक प्रतिनिधि को भी, जनता के प्रतिनिधि को भी आप 4 साल में यदि बोलने नहीं दिया जाए तो इससे ज्यादा और क्या दुर्भाग्यजनक हो सकता है, और इससे ज्यादा लोकतंत्र की हत्या और कैसे हो सकती है। तो मैंने इसी बात को उठाया कि भाई आप नहीं बोलने देकर के क्या साबित करना चाहते हैं। ये तानाशाही व्यवस्था थोड़ी है, उनका राइट है संविधान के अंदर और विधानसभा के अंदर बोलने का, इसको आप नहीं बोलने दे रहे, उनको तो ज्यादा समय देना चाहिए था। 4 साल आप नहीं बोले तो आप ज्यादा समय लिए, लेकिन सरकार पूरी से डरी हुई है, और इस डरी हुई सरकार का जो है मैं कह सकता हूं कि नियति यही है कि इसके डर को बनाए रखते हुए जनता का दबाव से, और इसको कानूनी जो भी इन्होंने अपने लिए संकट खड़े किए हैं उसमें इनको तो सामना करना ही पड़ेगा। जब आप कैबिनेट मिनिस्टर थे पूर्व के रघुवर सरकार में, तो पतरातू जो घाटी का रोड है और 1 रुपये में जो जायदाद की रजिस्ट्री की योजना थी, वो आप ही का आइडिया था मेरे हिसाब से। तो वो कैसे ये आइडिया कैसे आया कि, और उसके बाद सचमुच पतरातू घाटी का तो स्वरूप बदल गया? देखिए, झारखंड में जब टूरिज्म डिपार्टमेंट मिला, माननीय रघुवर दास जी ने जब ये मौका दिया था, तो संभावनाएं तो बहुत थी झारखंड में, अभी भी संभावना है। उस संभावनाओं को पंख लगाने के लिए एक जरूरी जो अवयव था या कंपोनेंट था वो था लॉ एंड ऑर्डर। आपका लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा तो कहीं पर भी लोगों का जो है आना जाना होगा। झारखंड में इसकी बहुत बड़ी कमी थी। तो एक तो उस शासन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर का संधारण हुआ, और टूरिज्म सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ बहुत ज्यादा विस्थापन या बहुत ज्यादा चेंजेस ना करते हुए लाखों लोगों को रोजगार देने की संभावना होती है। तो इनकी प्राकृतिक वादियां, इनकी सौंदर्यता को ध्यान पे रख करके पतरातू लॉक जो लेक है वो यहाँ से दूरी भी कम है, तो उसके विकास की हम लोगों ने की। और हम लोगों ने कहा, आदरणीय रघुवर दास जी ने भी कहा कि भी एक साथ सब जगह काम नहीं लगाना है, एक फेज वाई करे और एक ऐसा डेस्टिनेशन बनाइए जो वर्ल्ड लेवल का हो। और वहीं से वो काम चालू हुआ और आपने देखा कि वर्ल्ड लेवल का एक डेस्टिनेशन वहाँ खड़ा हुआ है। 1 साल के अंदर में हम लोगों ने इसको बना करके तैयार किया। चाहे वो नेत्रहाट का शरद महोत्सव हो, नेत्रहाट का अपलिफ्टमेंट हो, चाहे फिर टेंट सिटी बाबा बैद्यनाथ के मंदिर का और उस पूरे श्रावण मेले को वर्ल्ड क्लास के स्तर पे ले जाना हो, या फिर महोत्सवों का माध्यम से जो अपने जो हिडन ज्वेल्स है उनको जनता के बीच में लाना हो, चाहे राम रेखा धाम हो, इटखोरी का महोत्सव हो, भैरवनाथ का महोत्सव हो, बाबा बासुकीनाथ महोत्सव हो, रजरप्पा महोत्सव हो। इन महोत्सवों के माध्यम से उस स्थान विशेष का लोगों तक प्रचार। और आप समझ सकते हैं राम रेखा धाम इटखोरी में जब हम लोग आए थे चुनाव के ठीक पहले, 2014 के पहले चुनाव, वहां बम के विस्फोट हो रहे थे। लेकिन हम लोग आने के बाद जब यह महोत्सव हुए तो रातों में
रात में 50-50, 1-1 लाख, 2-2 लाख लोगों का आवागमन चालू हुआ। तो एक कनेक्टिविटी भी बढ़ी और आगे भी बढ़ा। महिला सशक्तिकरण को लेकर के जब प्रधानमंत्री जी लगातार बोल रहे थे, तो रघुवर दास जी ने और हम सब लोगों ने एक विचार किया था कि भाई जब महिलाएं सशक्त होगी, और सशक्त होगी मतलब प्रॉपर्टी के माध्यम से सब सशक्त होगी, तो उनके ऊपर अत्याचार भी कम होगा और उनको रिकॉग्निशन भी मिलेगा। तब हम लोगों ने यह योजना लेकर के आई थी महिला सशक्तिकरण, और उसी समय के महिला दिवस के अवसर पर कि 1 रुपये में आप प्रॉपर्टी 50 लाख तक का प्रॉपर्टी का आप जो है रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो जब महिलाओं का नाम से रजिस्ट्री होगा तो घर की मालकिन बनेगी। जब घर की मालकिन बनेगी तो उसके ऊपर अत्याचार या फिर उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव लोग नहीं करेगा, और जो परित्यक्ता या छोड़ने की जो रीति होती है, जो छोड़ देता है, तो उससे भी लोग डरेगा। तो एक बहुत बड़ा लाभ उसे झारखंड की महिलाओं को मिला था और वो मजबूत भी हुई थी। लेकिन इससे सरकार ने उसको बंद करके अपने महिला विरोधी चेहरे को भी दिखाने का काम किया। और मैं कह सकता हूं कि सरकार का विजन जो है बहुत संकीर्ण है। कमाने के लिए बहुत सारे सेक्टर है। आप कहेंगे कि भी रजिस्ट्री में हमको घाटा हो जा रहा है और इसके कारण हम जो इसको बंद कर दे रहे हैं, तो कहीं से माकूल जवाब नहीं था, क्योंकि इससे महिलाएं सशक्त हो रही थी। महिलाओं के नाम पर जब रजिस्ट्री हो रहा था, बहुत सारे लोग जो चाहते थे कि भी हम रजिस्ट्री करें, और बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, विशेषकर दलित आदिवासियों, जिनका जमीन जो है ना बंटवारा हो गया है, लेकिन कोर्ट फीस नहीं देने के कारण उनका रजिस्ट्री करने में दिक्कत होती है। छोटे छोटे सबसे ज्यादा लाभ उनको मिल रहा था जो झारखंड के लोग हैं महिलाओं। अगर यदि 1 रुपया में उनका रजिस्ट्री हो जाता तो वैधता उनको मिल जाती थी, उनको कानूनन एक लाभ मिल जाता था, तो जो सरकार ने वंचित कर दिया है। एक बेरोजगार युवक से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक का जो सफर है, तो हार के बाद डर के आगे जो जीत है, वो वाली भावना कैसे डेवलप हुई आप में? कैसे हार से उभरे, कैसे आप? एक तो अपने गुरुजनों का आशीर्वाद और जनता का प्यार, और एक जिद है। जिद इस बात के लिए कि भाई मैं आपको बता दूं, 12वीं में भी फेल हूं। मैं साइंस लेकर पढ़ रहा था, अच्छा स्टूडेंट था, मैट्रिक तक अच्छा किया था। 12वीं में साइंस मेरा रुचि का विषय नहीं था, लेकिन सामाजिक जो दबाव रहता है कि मैं डॉक्टर इंजीनियर बनना है, इसी लिहाज से साइंस ले लिया गया। साइंस लेने के बाद बायो साइंस मैंने लिया था, तो 12वीं फेल हो गया। 12वीं फेल हो गया तो एक जिद आया कि भाई फेल हुआ तो पास भी होना है। फिर मैंने अच्छे से पढ़ाई करके 2nd क्लास पास किया। लोगों ने कहा कि आप यहीं से कंपोनेंट बदल दीजिए, दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, सब्जेक्ट नहीं बदलूंगा। मैंने साइंस से पास किया। फिर मैंने अपना जो है रुचि का सब्जेक्ट ले लिया, इतिहास, आर्ट्स ले लिया, और वहां से पीजी तक मैंने बहुत अच्छी तरीके से किया, मैंने अच्छे नंबरों से किया। फिर मैंने JPSC 2nd क्वालिफाई भी किया, मैंने टीचर भी बना, बीएड भी किया। तो एक जिद तो बड़ी चीज होती है, अपने आप को साबित करने का। जनता का प्यार मिला तो पहली बार में अच्छा खासा 3री पोजीशन पे आए थे। 2 साल 3 साल के राजनीतिक जो ने 2009 में बहुत नजदीक जाकर के 45,000 के करीब वोट ला करके 2री पोजीशन पे आए थे। तो जो जनता का प्यार और जनता के काम करने के लिए जो समर्पण और जनता का जो साथ जो था, तो उसके कारण जो है हमेशा एक मार्गदर्शन मिला। और परिवार का पूरा सपोर्ट, माँ बाबा का, पत्नी का, सब लोगों का सपोर्ट रहा कि भाई करना है। और अपने समाज के अंदर भी जो थी उसको ठीक करना है, चंदन क्यारी को अच्छा करना है। मेरा शुरुआत में जो राजनीति था, और राजनीतिक जो दृष्टिकोण था, चंदन क्यारी से ही मेरा व्यक्तिगत लगाव था कि चंदन क्यारी को ही अच्छा करना है। ये जो पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है, काशी क्षेत्र में, काशी विधानसभा पिछड़ा, इसको नंबर 1 लेकर के आना। तो वो जो जुनून था, वही जुनून जो है हमेशा काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। एक अंतिम सवाल ये है कि दलित समाज से जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, उनको आप क्या सुझाव या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि आसान नहीं बिल्कुल उनके लिए, एक वंचित तबके से राजनीति जैसे कठिन क्षेत्र में टिकना खासकर, तो क्या कहना चाहेंगे? एक ऐसा समाज है जो सरल समाज है, जो डेली खटने खाने वाला समाज है। दुर्भाग्य यह है कि अभी तक जो भी राजनीतिक पार्टियां रही हैं, इनको झंडा और डंडा ढोने वाला ही बना के रखी है। कभी भी इनको प्रतिनिधित्व का मौका या फिर नेता बनने का मौका इनको नहीं दिया है। आप कई एक उदाहरण देख लीजिए, जो रैलियां आती हैं, और रैलियों में भीड़ किनता रहता है, हमारे ही माताओं बहनों का, हम ही लोगों का लोग रहता है, लेकिन वो झंडा डंडा ढोने के लिए, उनकी जिंदाबाद करने के लिए रहता है। आप मेहनत करें, ईमानदारी के साथ मेहनत करें, और समझे कि किस दल में आपको मौका मिल सकता है, किस दल में आपको आगे बढ़ने का। मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा दल है जो आपके योग्यता और क्षमता, आपके पूरे स्ट्रेंथ को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए
आप में जो भी क्षमताएं हैं उसको एक नया आयाम देने के लिए दोनों हाथ खोल करके आपका स्वागत करती है और आपको मौका देती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मैं भी जब राजनीति करता था तो पिताजी का एटीएम मेरे पास होता था, उसमें से जो घर का जो खर्चा हो निकाल करके बाकी पैसे निकाल करके मैं राजनीति करता था। तो ईमानदारी के साथ करिए, जनता से जुड़े रहिए, जनता के विषयों को लेकर के खड़ा रहिए। जनता का एक बार हृदय में, दिल में उतर गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे। आप निश्चित रूप से अपने समाज के लिए, आप दलितों के लिए तो सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। उनका जीवन अगर आप देख लिए, समझ लिए, तो हमारा और आपका संघर्ष उनके मायने में कुछ भी नहीं है, तुच्छ सा है। जब वो नहीं थके थे, वो नहीं रुके थे, जब उन्होंने अपने मन के भाव को थोड़ा भी कुंठित नहीं होने दिया, तो आज हम स्वतंत्र देश के उनके संविधान की ताकत से चलने वाले लोग हैं। तो पूरे ईमानदारी के साथ राष्ट्र की बातों को रख करके बाबा साहब संविधान को बहुत लोग गलत तरीके से इसका व्याख्या करके समाज को तोड़ने का काम करते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि भी राम को भी परिचय कराने वाले वाल्मीकि अपने समाज से है और देश को संविधान देकर के आगे बढ़ाने का काम करने वाले भी अम्बेडकर जी अपने समाज से है। तो पूरी ताकत के साथ इस देश के निर्माण के लिए, रक्षा के लिए, इस देश के आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका निर्वहन किए। आपका जीवन निश्चित रूप से यशस्वी होगा। तो आपने अभी अमर बावरी जी को सुना, वो अपनी कहानी बता रहे थे और उनका जीवन यह बताता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर अमर बावरी जी ने हार के बाद अपने आप को झुक जाने दिया होता तो आज उनकी जिंदगी की कहानी कुछ और होती, लेकिन अपनी जिद से उन्होंने खुद को साबित किया। IDTV परिवार प्रार्थना करता है कि वो अपने राजनीतिक जीवन में और आगे बढ़े और बेहतर करे और अपने राजनीतिक सफर में और नई बुलंदियों को छुए। IDTV देखने के लिए आपका धन्यवाद।